हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग कैसे सावधानी बरतें, सबसे कठिन सवाल हमारे सामने यही है। डॉक्टर साहब मेरे साथ में आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सदैव नर सेवा नारायण सेवा की भावना से काम करता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर संदीप मित्तल जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। क्षमा प्रार्थी हूँ डिले होने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया। तकनीकी सुविधाओं में हमेशा ऐसा होता है। निश्चित रूप से आप आए। मैं चाहता हूं कि कोविड-2 की खतरनाक भयानक महामारी के बारे में हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में बताएं। हमें लोगों के बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, मैं बाद में उनके प्रश्न पूछूंगा। यह बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? एक एक घर में 3-3, 4-4 लोग बीमार हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। एक ही घर में 4-5 लोग अगर कोविड में संक्रमित हैं तो इसका कारण क्या है? कहते हैं हवा से फैल रहा है, कोई कह रहा है पानी से फैल रहा है, कोई कह रहा मास्क कारगर नहीं है। तो इस बारे में उचित बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शुरुआत करने से पहले मैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का बहुत बहुत आभारी हूँ जो ऐसा मौका दिया। राकेश मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार जो मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सब श्रोतागण में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी जो हम पूरे भारत में एक जो नई लहर उत्पन्न हुई है, जो कोरोना वायरस की नई लहर जिसको सेकेंड वेव बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में उठता है कि ये सेकेंड वेव प्रथम वेव से कैसे अलग है? ये पहली जो लहर आई थी उससे जो दूसरी लहर अलग कैसे है? देखिए, सेकेंड लहर में जो जिस तरह के वायरस आ रहे हैं उसमें जो है जो स्ट्रेन उसमें आया है उसमें म्यूटेशन हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन जो हमें पाए जा रहे हैं म्यूटेशन हो चुकी है। इससे पहले जो म्यूटेशन पाई जा रही थी सबसे पहले यूके में पाई गई थी, इंग्लैंड में, जिसको यूके स्ट्रेन का नाम दिया गया। फिर उस तरह की म्यूटेशन ब्राजील में पाई गई जिसको ब्राजील स्ट्रेन का नाम दिया। फिर उसमें क्या कहते हैं उसके बाद मिली हमें साउथ अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के नाम से जानी गई। हमारे जो भारत में जो स्ट्रेन चल रहे हैं उसमें ये तीनों स्ट्रेन तो है ही हैं, उसके अलावा हमारे अपने होम ग्रोन स्ट्रेन भी हैं जो कि हमारे यहीं से पैदा हुए, जिसमें कहा जाता है कि कोई डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी आया है। अब इन म्यूटेंट स्ट्रेन के कारण हो क्या रहा है, वायरस के क्या कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पर उसकी जो उसका जो संरचना है और उसकी जो अटैक करने की ताकत है उसमें क्या असर आ रहा है। एक तो ये वाला वायरस बहुत जल्दी से ट्रांसमिट होता है। पिछली लहर में, प्रथम लहर में हो क्या रहा था कि एक आदमी शायद 2 या 3 को अफेक्ट कर सकता था अगर अफेक्टेड है। इस लहर में क्या हो रहा है एक आदमी अगर किसी के संपर्क में आ रहा है तो कम से कम 7-8 लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा है इस बार जो इन्फेक्टिविटी है, जो क्या कहते हैं उसमें जो सिवेरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये हो गया म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से। वो सबसे बड़ा है कि हमारा जो हमारे यहीं पे पैदा हुआ डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसकी वजह से ये वेव थोड़ी सी अलग हो जाती है। दूसरा, इस वेव में हमें देखने को मिला है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ये एक ट्रेंड सामने आया है कि 45 साल से कम उम्र के लोग इसमें ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। पिछली बार क्या था कि शायद 45 से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा के लोग अफेक्ट हो रहे थे, उन्हीं को ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा था। इस बार 45 साल की उम्र के लोग भी शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं बहुत सी जगह पे। महाराष्ट्र के केस में हमने देखा है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि इस बार बच्चे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक नई चीज सामने आई है। पिछली वेव में जो प्रथम लहर थी
उसमें हमें देखा कि बच्चे शायद बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए थे, बच्चे बिल्कुल बच गए थे। इस बार बच्चे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, पूरे परिवारों में छोटे-छोटे बच्चों को कोरोना हो रहा है। पर अच्छी बात ये है कि बच्चों को होने के बावजूद उनको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्पटम नहीं आ रहे। वो सिर्फ बुखार या खाँसी को होके ही कुछ दिनों में वो ठीक हो जा रहे हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें नई लहर में जो हमने देखने का है कि कुछ नए सिम्पटम्स आए हैं। नए सिम्पटम जैसे नए लक्षण जैसे लूज़ टूल आना, दस्त लग जाना, बलगम इस बार ज़्यादा आ रही है, पिछली बार सूखी खाँसी थी, इस बार बहुत से पेशेंट जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें बलगम वाली खाँसी आ रही है। बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, बुखार बहुत लंबे समय के लिए आ रहा है और इस बार फेफड़े जो हमारे फेफड़े हैं वो ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। पाँचवाँ पॉइंट ये है कि इस बार बहुत दूर-दूर तक नहीं फैला वायरस। किसी एक जगह पे होके वहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों को अफ़ेक्ट किया। जैसे हम केस लें सिर्फ़ 5 स्टेट ऐसी हैं जिसमें 70% केसेज़ इस बार के सेकंड वेव के हैं। वो 5 स्टेट कौन-सी हैं? महाराष्ट्र की जिसमें 43 टू 47% केसेज़ सिर्फ़ महाराष्ट्र में हैं। फिर छत्तीसगढ़ है जिसमें 8% केसेज़ हैं, कर्नाटका है, केरला है, फिर यूपी है जिसमें 5 से 7% केसेज़ देखे गए। तो ये 5 स्टेट हैं जो ज़्यादा अफ़ेक्टेड हैं, सिर्फ़ इन्हीं में ही क्लस्टरिंग होके रह गई है। तो ये भी एक सेकंड वेव में देखने में आया कि ये दूर-दराज तक नहीं फैल रही, किसी एक जगह पे फैल रही है, पर उस जगह पे फैल के बहुत बड़े एरिया को, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ अफ़ेक्ट कर रही है। छठा पॉइंट ये है कि इस वेव में हम साथ के साथ हम अपने जो जनता है उनको वैक्सीन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। एक वैक्सीन का कार्यक्रम साथ में चल रहा है जो कि बहुत ही एक अच्छा सरकार के दिशा निर्देशों में चल रहा है। 11 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन दिए जा चुके हैं। शायद ये पूरी दुनिया में अपने आप में रिकॉर्ड है कि किसी भी एक देश में 11 करोड़ वैक्सीन लोगों को दिया जाना। हालाँकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हमारे 11 करोड़ भी कम पड़ जाते हैं। परंतु सरकार इस मामले में लगी हुई है और 45 उम्र से ज़्यादा के 11 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मिल चुका है। ये सब पॉइंट मिला के हमें ये पता चलता है कि सेकंड वेव प्रथम वेव से थोड़ी-सी अलग है। अब ये तो हो गए जो क्या कहते हैं जो पॉइंट्स हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। अब एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या नज़र आ रहा है सेकंड वेव में? फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो एक चिकित्सक प्राथमिक चिकित्सा के उसमें देखते हैं तो ऐसा नज़र आया कि प्रथम वीक जो होता है इस बीमारी का, वो बहुत ही माइल्ड सिम्पटम से निकलता है। शायद लोगों को लगता है कि मैं माइल्ड सिम्पटम से निकल जाऊँगा, पहला हफ्ता बहुत ही अच्छा-सा निकला। जैसे ही सेकंड वीक या 8 या 10 दिन होते हैं, वो बीमारी दोबारा उसको बहुत तेज़ी से हिट करती है। ऐसे में उसको ज़्यादा खाँसी आना, बहुत तेज़ बुखार आना और साँस की तकलीफ़ होना, ये 7वें 8वें दिन पे शुरू होता ही होता है। वो चाहे 80 साल का बुज़ुर्ग आदमी हो, चाहे 45 साल का मध्यम एज का हो, मिडल एज का हो या फिर कोई यंग आदमी हो। ये ट्रेंड हमने ऑल अक्रॉस एज ग्रुप देखा है कि सेकंड वीक शुरू होते ही उसकी तीव्रता बढ़ जाती है बीमारी की। दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार जो पहले हमने ट्रेंड देखा था प्रथम वेव में इलाज का, कि 5 दिन के अंदर-अंदर लोग 5 या 7 दिन मैक्सिमम लोग ज़्यादातर लोग ठीक होके घर जा रहे थे। इस बार हमें लंबे समय के लिए उनको रोकना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। अगर कोई माइल्ड सिम्पटम से भी प्रेज़ेंट कर रहा है, वो भी कम से कम 10 दिन लगा के जा रहा है। अगर कोई तीव्र सिम्पटम से आ रहा है, सीवियर सिम्पटम से आ रहा है, उसको भी बहुत ज़्यादा दिन लग रहे हैं। और इस बार की रिकवरी थोड़ी-सी डिलेड है। पर ऐसा नहीं है कि रिकवरी हो नहीं रही है, रिकवरी इस बार भी हो रही है, अच्छी रिकवरी हो रही है, परंतु इस बार थोड़ी-सी हमें देरी हो रही है। तीसरा पॉइंट जो इलाज के संदर्भ में हमें इसमें थोड़ा-सा अलग लग रहा है, इस बार हमें जो स्टेरॉइड है वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं और दूसरी दवाएँ ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही हैं, जो हमारे कोविड में आती हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें नज़र आता है इलाज से संबंधी कि चूँकि इस बार हमने ये देखा है कि एक क्लस्टर बन गया है पूरे कोविड केसेस का। एक ही जगह पे रह के बहुत सारे लोग एक साथ अफ़ेक्ट हो गए हैं, तो उस जगह पे लोकल जगह पे दवाइयों की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। सपोज़ किसी एक जगह में दिल्ली के किसी एक कोने में एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ अफ़ेक्ट हो गए,
उस एरिया के जो अस्पताल हैं वो एकदम से क्या ओवरबर्डन हो जा रहे हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और वहाँ पे दवाइयों की कमी हो जा रही है। ये एक सेकंड वेव में ट्रीटमेंट के दौरान हमने देखा है, जो कि इसका एक वो है। चौथा, जो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है सेकंड वेव में, सेकंड वेव को बहुत लाइटली ले रहे हैं लोग। जो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस सेकंड वेव को देखा जाए, प्रथम वेव में जितना हमारे मन में भय था कोविड को लेके, वैसा भय सेकंड वेव या दूसरी लहर के दौरान नहीं देखने को मिल रहा। लोगों ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए हैं, अपनी जो सुरक्षा संबंधी अपने जो वो अपने आप को अलग करके रखे हुए थे अपने पूरे परिवार से, या मिलना जुलना कम कर दिया था, उससे अब लोग बचते नजर नहीं आ रहे। अब खुल के मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, अपना जीवन उसी तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कोरोना महामारी बुरी तरह से फैली हुई है और इस बार बहुत तेजी से फैल रही है। उसके बावजूद लोग अपने घरों से नहीं बैठ रहे, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा भीड़ में इकट्ठे हों वहां जा रहे हैं। दूसरा है मास्क का जो चलन पिछली बार बढ़ा था, बहुत ज्यादा लोग मास्क पहन रहे थे, वो चलन घट गया है, लोग उस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। चौथा, हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का यूज भी इस बार उतना ज्यादा नहीं है जितना प्रथम वेव के दौरान हमें देखने को मिला था। लोग घर बैठे बैठे ही अपने हाथ सैनिटाइज करते रहते थे, वो जो कि इस बार नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सब थोड़े से पॉइंट हैं जो हमें क्या कहते हैं सेकंड लहर को, जो दूसरी लहर को प्रथम लहर से भिन्न बनाते हैं, अलग बनाते हैं, जो कि हमने एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। मिश्रा जी, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? आपने जो जी सर, जी सर। आपने जो बातें बताई हैं वो दर्शकों को सामान्य जानकारी के लिए अच्छी हैं। हमारा आपसे सवाल है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक बातें लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया इस तरह की एक भयानक तस्वीर बना के रखी है कि देश में कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं हैं और बस अब ऐसे लग रहा है जैसे सभी लोग मर जाने वाले हों। तो उस घबराहट के कारण लोग अस्पतालों में अपना बेड रिजर्व कराने की ओर भाग रहे हैं। अगर किसी में बीमारी डिटेक्ट होती है और अस्पतालों में जैसे कि जगह नहीं है, तो हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आप म्यूट हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, आप सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, जब आपको बोलना है तब म्यूट करें, हम बोलेंगे तो आप अनम्यूट करना है सर। ठीक है जी। जी। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। इस बार हमें देखने में आया कि जैसे ही किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश करता है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला हफ्ता तो इसमें इनवेरिएबली बिल्कुल ठीक निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए फिजिशियन कि अभी घर में बैठकर वेट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह कहीं नहीं है। बहुत से लोग ऐसे सिक हैं जिनको बेड की जरूरत है, और इसका उपचार घर में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ही होगा। चाहे सेकंड वेव है, चाहे इसमें क्या कहते हैं सिवियरिटी थोड़ी सी हमें सुनने को ज्यादा मिलती है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसका उपचार घर में नहीं किया जा सकता। घर में पूरी तरह से इसका उपचार किया जा सकता है। आपको एक सही परामर्श लेने की जरूरत है। अपने पास अपनी सारी क्या कहते हैं जो अपना धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, और अपने नजदीकी किसी फिजिशियन से परामर्श लें। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, इन केस अगर किसी को जरूरत पड़ती भी है हॉस्पिटल में जाने की, किसी ऐसे कोविड सेंटर में जाने की, और सरकार अपनी मुस्तैदी से लगी हुई है और हर जगह कोविड सेंटर खुल गए हैं। अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेड आप कोविड मरीजों के लिए खाली रखे जाएं। शुरुआत में दिक्कत हुई थी बेड्स की, क्योंकि जो नॉन कोविड पेशेंट थे वो ज्यादा थे, जो कोविड के लिए बेड मिल नहीं रहे थे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अस्पताल भी, जो जितने भी हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेड कोविड मरीजों के लिए खाली करें। तो आने वाले दिनों में जो हमारे पास ये जो थोड़ा बहुत इसमें क्या कहते हैं मिसमैच हो रहा है पेशेंट लोड का और अवेलेबल बेड्स का, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक दूर होगा। और
और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ही इसका इलाज हो पाएगा। घर में बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, हमें दिन रात इन कॉल्स आ रही हैं पेशेंट की, घर में ठीक होते हैं, उनको दवाई दे दी जाती है, हफ्ते 10 दिन के बाद बिल्कुल ठीक रहते हैं। डॉक्टर साहब जी। एक हमारे दर्शक का सवाल है कि इस समय आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट 2 प्रकार के टेस्ट हैं। आरटीपीसीआर की जांच बहुत देर में आ रही है, तो और आरटीपीसीआर में ये वायरस शायद पकड़ में नहीं आ रहा है, तो क्या हमें सीटी स्कैन ही कराना चाहिए? सीटी स्कैन का कितना उपयोग है और हर छोटी जगह पे सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में? जी देखिए, आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 अलग-अलग टेस्ट हैं। एंटीजन टेस्ट एंटीजन को पकड़ता है और आरटीपीसीआर उसके क्या कहते हैं एक उसके प्रोटीन के अगेंस्ट उसके जेनेटिक मटेरियल को पकड़ता है। रही बात नेगेटिव आने की, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ सकता है क्योंकि ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आपने सैंपल ले लिया और आपने लैब में भेज दिया। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सैंपल लेने वाले ने कितने अच्छे से लिया है सैंपल। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसको जब पहुंचाया गया लैब में उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहा। फिर उसके लैब में जाने के बाद जिसने उस सैंपल को प्रोसेस किया वो कितना सक्षम था उसको प्रोसेस करने में। ये बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं नज़र जो आरटीपीसीआर टेस्ट को नेगेटिव बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सैंपल दिया नेगेटिव आ गया और आप अपने आप को नेगेटिव मानेंगे। रहा पॉइंट सीटी स्कैन करवाने का, देखिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीटी स्कैन कोई ऐसा बिल्कुल फर्स्ट चॉइस कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कोविड हो चाहे कोई और बीमारी हो। सीटी स्कैन इज नेवर ए फर्स्ट चॉइस। तो सीटी स्कैन उसी संदर्भ में करवाया जाना चाहिए जब आपको सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है या फिर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है या बुखार बहुत तेज आ रहा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा। आपने कुछ और चीज़ें देखनी है, सिर्फ कोविड नहीं देखना चाहते, आप ये देखना चाहते हैं कहीं लंग्स में कुछ और चीज़ तो नहीं है। इस संदर्भ में सीटी स्कैन को लिया जाना चाहिए। अगर आपके सिम्टम्स ऑलरेडी हैं इस लहर में, सेकंड लहर में, दूसरी लहर में या प्रथम लहर में भी, अगर आपके सिम्टम्स कंपैटिबल हैं कोविड से, अगर आपको लगता है कि मेरे को सर्दी है, जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, बदन दर्द है, तो आप अपने आप को कोविड ही मान के चलिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रूव करें किसी को कि मुझे सीटी स्कैन करवा के किसी को बताना है कि वाक़ई में मुझे कोविड है। अगर आप कोविड अपने आप को नहीं भी बता पाएँगे, अगर आपकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट डिले भी हो जाती है, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं उससे पहले ही। आप अपना ट्रीटमेंट कम से कम शुरू कीजिए। जी सर। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। दूसरा एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि एक ही घर में हम 3-4 लोग पॉजिटिव हैं, मकान घर भी छोटे हुए हैं। हमारे जी सर। बिलासपुर से सुधा कुलदीप तिवारी जी दिल्ली आए हुए हैं, बेटे के पास आए थे, यहाँ वो फंस गए हैं। जी सर। उनकी कोई पहचान भी यहाँ नहीं है। जी रात सर। को कोई उनकी तकलीफ बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में वो क्या करें? एक घर में कैसे रहें और किसके संपर्क करें? कोई हेल्पलाइन फोन नंबर वगैरह हो जहाँ पे उनकी बात हो सकती हो? जी देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ा जो लोगों के मन में शक जाता है कि क्या 2-4 मरीज जो कोविड से अफेक्ट हो चुके हैं वो एक साथ रह सकते हैं? क्या परिवार वाले एक साथ रह सकते हैं? दूसरा है कि सबसे बड़ा जो प्रश्न सामने आता है कि हमारे घर में एक कोविड अफेक्ट होके वो ठीक होने शुरू हो गए हैं, अब दूसरा उनका बेटा है या कोई और घर का सदस्य है वो पॉजिटिव आ गया है, तो क्या वो आपस में मिल सकते हैं? देखिए, जो एक बार अफेक्ट हो चुका है उससे जो ऑलरेडी नया इफेक्ट हुआ वो बिल्कुल मिल सकता है। एक परिवार के अगर 3 या 4 सदस्य अगर अफेक्ट हो चुके हैं वो चारों इकट्ठे रह सकते हैं, बिना मास्क के रह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको मास्क पहन के ही रहना है, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं। दूसरा है कि हेल्पलाइन नंबर्स सरकार ने हर जगह जारी किए हुए हैं। सरकारी अस्पतालों के नंबर आपको हर जगह मिलते हैं और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी जैसे मेदांता जैसे हॉस्पिटल हैं, इनका नंबर भी आप हेल्पलाइन से लेके उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमेशा आपकी क्या कहते हैं सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आजकल थोड़ा लोड ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है कि क्या कहते हैं कोई आपको ये लगता हो कि शायद देरी होती है, बट ऐसा कोई नहीं है। आप सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। सरकारी अस्पतालों के नंबर्स, प्राइवेट अस्पतालों के नंबर्स सब आपको सब जगह मिल जाएंगे, सबकी वेबसाइट है, आप उन पे जाइए, उनके हेल्प डेस्क पे कॉल करिए, उनको बताइए कि मैं इस तरह से बीमार हूँ। मेदांता हॉस्पिटल की मैं बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे सेवा है कि क्या कहते हैं घर जाके सैंपल भी लिया जा सकता है, घर जाके उनके
अटेंड भी किया जा सकता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सब सुविधाएँ मेदांता हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। तो आप मेदांता हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे तो घर के लिए अगर आपको सैंपलिंग की ज़रूरत है, किसी परामर्श की ज़रूरत है, ऑनलाइन परामर्श भी कर सकते हैं आप। घर मेदांता में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। आप ऑनलाइन भी आप परामर्श कर सकते हैं मेदांता के डॉक्टर्स के साथ। तो ऐसा भी बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों ने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में फँस गए तो आपके पास कोई चारा नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक जी। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना की चपेट में हम आ गए हैं, जी सर। ऐसा क्या कारण है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये आराधना सौरिकवाल है, कोई प्रयागराज से, उनका सवाल है। जी, आराधना जी, आपने सवाल अच्छा पूछा है और ये सबके मन में शंका होनी जायज़ है कि हमने 2 वैक्सीन लगा लिए, सरकार कह रही थी, सब बड़े-बड़े साइंटिस्ट कह रहे थे कि वैक्सीन लगा लो, उसके बाद कोरोना होगा नहीं, उसके बाद भी हो चुका है। देखिए, ना तो कभी सरकार ने कहा है कि को वैक्सीन लगाने के बाद आपको बीमारी नहीं हो सकती, ना ही किसी साइंटिस्ट ने बोला है। वैक्सीन लगाने का बहुत कभी भी बढ़िया। ये पर वैक्सीन लगाने का कभी भी ये पर्पस था ही नहीं कि हम पूरी तरह से बीमारी को हटा देंगे। वैक्सीन लगाने का एक ही उद्देश्य था कि हमें लोगों की जान बचानी है। वैक्सीन लगाने का उद्देश्य था कि हमें जो गंभीर बीमारी हो जाती है, सीवियर डिज़ीज़ हो जाती है, उसको प्रिवेंट करना है। और वैक्सीन हमारे इस लक्ष्य में पूरी तरह से सक्षम है, 100% सक्षम है। जो सेकंड डोज़ लगाने के बाद जिनको भी कोविड हो रहा है, उनको सिर्फ़ माइल्ड सिम्पटम आ रहे हैं। उनको कब ज़्यादातर देखने में आया कि उनको सीवियर बीमारी बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, बट सेकंड डोज़ लगने के 10 दिन तक आपको वेट करनी होगी, उसके बाद ही आपको पूरी तरह से कंप्लीट इम्यूनिटी मिलती है। उसके बाद भी आपके सिम्पटम्स आ सकते हैं, थोड़े खाँसी हो सकती है, हल्का बुखार आ सकता है, परंतु आप कभी भी सीवियर बीमारी के फ़ेज़ में नहीं जाएँगे। आपकी मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर होगी, मृत्यु नहीं हो सकती किसी की सेकंड डोज़ लगने के बाद। फर्स्ट डोज़ लगने के बाद धन्यवाद। भी चांसेस हैं। जी सर, जी सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हुँ। एक और ऐसे हो गया है कि टीवी और सोशल मीडिया ने ऐसी भ्रांति बना दी है जी कि सर। लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे सब्जी भाजी की तरह दौड़ पड़े हैं। ये जी कैसे सर। मिल जाए, अपने फ्रिज में इकट्ठा कर लें। जी सर, इसके जी बारे सर। में थोड़ी बताइए। जी आप सर। चूंकि श्वास रोग के विशेषज्ञ हैं, इसका किसी ने कहा कि दुष्प्रभाव भी है, इसलिए पीछे सरकार ने रोक दिया था। अभी फिर जी, से इसकी ऐसी मारामारी है कि सरकार ने, जी सर। और इतनी जरूरत भी है। कल हमारे भारत सरकार ने जो इंजेक्शन 5,000 रुपए का था, उसको 800 रुपए तक उसकी कीमत लाए हैं, कीमत भी हाँ जी। घटाई है। जी सर। इसका मतलब है कि इसकी जरूरत सभी को है। तो जी इस सर। इंजेक्शन की मारामारी क्यों हो गई है, और इसको हमें अपने पास अपनी सलाह डॉक्टर को पहले ही देते हैं, शायद अस्पताल में भी इसलिए जा रहे हैं कि शायद ये लगवा लेंगे तो हम बच जाएंगे। जी इसके सर। बारे में अनेक भ्रांतियां हैं, इसमें थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। देखिए, सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। लोगों के मन में सबसे बड़ी भ्रांति है कि रेमडेसिविर लगा लेंगे तो हम बच जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेमडेसिविर हमने देखा है कि एक बहुत कम केसेज़ में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इसका कोई ऐसा कोई विशेष हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मिलता है कि इसको लगाने के बाद मरीज़ तुरंत ठीक हो जाता है। दूसरी बात है कि हर किसी के लिए ज़रूरत भी नहीं है इसकी। अगर किसी को सिर्फ़ माइल्ड सिम्पटम्स आए हैं, कोई साँस लेने में तकलीफ़ नहीं हो रही, फ़ीवर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, हल्का सर्दी, खाँसी, बुखार है, तो उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए रिज़र्व किया जाता है जो गंभीर अवस्था में आ गए हैं और शायद हमारे एक ऑप्शन देता है, हमें हमें ऑप्शन मिल जाता है कि शायद कोई रेमडेसिविर काम कर जाए। परंतु बहुत सारे केसेज़ में देखा है, लगभग 50% से ज़्यादा केसेज़ में हमने देखा है रेमडेसिविर का कोई उपयोग नहीं आता। पेशेंट को कोई उससे लाभ नहीं मिलता रेमडेसिविर देने से। तो ये कोई रामबाण इलाज नहीं है कोविड का। तो इसलिए पैनिक ना मचाएँ अगर रेमडेसिविर नहीं मिल रहा। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट हैं, जिनको हम भी इलाज करते हैं, मैं एक्टिव कोविड उसमें हूँ इलाज करने के लिए ड्यूटी पे हूँ। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे बिना रेमडेसिविर के ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको रेमडेसिविर लगाने के बाद ही उपचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक जी। दर्शक हमारे एक दर्शक सुदीप पांडे जी छतरपुर से पूछ रहे हैं कि इस समय बच्चों में भी यह रोग हो रहा है, और वैसे जो अप्रैल मार्च का महीना होता है, ये मौसम बदलने के कारण भी कुछ बीमारियां होती हैं, तो लोगों के मन में भय हो रहा है। यदि बच्चों में ये रोग हो रहा है, उनको कैसे आइसोलेट करें? बच्चे तो हमारे पॉजिटिव हैं या उनको तकलीफ है, लेकिन बड़े लोग नहीं है, तो बच्चों से बड़ों में संक्रमित न हो जाए, इसलिए घर में इसका मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका आप बताएं जिससे लोग घर में ही आइसोलेट होकर अपना इलाज करा सकें।
अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। देखिए, दूसरी लहर में देखने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि बच्चे अफेक्ट होने के बाद उनको माइल्ड सिम्टम्स ही रह रहे हैं, वो कभी बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है और बच्चे इस बीमारी से बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। 5-6 दिन में उनका क्या कहते हैं, जो बुखार आता है वो ठीक हो जाता है और बहुत ज्यादा कभी सीवियर सिम्टम आते नहीं है। तो इसलिए जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है अगर बच्चों को हो गया। दूसरा बात, उनके इलाज के लिए क्या करना है? इलाज के लिए कुछ नहीं करना। जैसे आपने पूछा कि बहुत सारी फ्लू संबंधी बीमारियां भी इस मौसम में हो जाती हैं, जो इलाज उनका होता है वैसा ही इलाज कोविड का भी बच्चों में होता है। आपको सिर्फ क्रोसिन देनी है, या खांसी हो रही है तो आपने अपनी एंटी एलर्जिक जो सिरप आते हैं वो देने हैं। दूसरा है कि बच्चों को कैसे रोका जाए? देखिए, वो कोई नहीं रोक सकता। बच्चे आपके पास आएंगे, आप बच्चों से दूर नहीं रह सकते। आपको इस बारे में खुद ही क्या कहते हैं, घर में कैसे किया जाना चाहिए वो देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करवानी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा बच्चों में सीवियर सिम्टम है। आप बच्चों को लेके उसके टेस्टिंग केंद्र पे ना जाएं। किसी को फीवर आ गया है तो क्रोसिन दे के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं बच्चों में कोविड के लक्षण। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक बॉबी असाटी जी छतरपुर से पूछ रहे हैं कि फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करने का घर पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार क्या है? वो देसी भी हो सकता है, एलोपैथिक भी हो सकता है। ये हमारे बॉबी असाटी आज के कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, उनका सवाल है, कृपा करके। जी सर, देखिए, घरेलू उपचार में तो हमारे जैसे आयुर्वेदा में हमारे भारत में एक अच्छी चीज रही कि हम काढ़ा, अपनी जड़ी बूटियां या फिर अपने शुद्ध खाना, सात्विक खाना, इन सब से, या स्टीम इनहेलेशन, इन सब से हम क्या कहते हैं घर में रह के सांस की बीमारी संबंधी इनकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। परंतु देखिए, आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड बन गया है एलोपैथी की तरफ से, अगर आप एक जनरल सांस के संबंधित बीमारियों के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले एक बार पता होना चाहिए कि आपको बीमारी है क्या। एक बार एग्जैक्टली सिर्फ एलर्जी हो रही है तो आप एक एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं, जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी किसी भी दवा की शॉप से, वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई और इसके अलावा समस्या, बहुत ज्यादा सांस की समस्या हो रही है, तो मेरा परामर्श ये कि आप किसी चिकित्सक की सहायता ले लें, उससे परामर्श ले लें, उसके बाद ही कोई दवा शुरू करें। सांस से संबंधित बीमारी में सबसे बड़ा जो कारगर उपाय है कि अपने आप को फिट रखना। आप डेली एक्सरसाइज करिए, डेली अपने आप को वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, अपने योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। योगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। अगर आप योगा करते हैं प्रतिदिन तो शायद आपको ये सांस संबंधित बीमारियां होंगी भी नहीं। हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ना कि बीमारी होने के बाद क्या किया जाना है उस पर। तो मेरे ख्याल से अगर घर पे कुछ होता भी है, अगर जब तक बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत नहीं आ रही तो घर पे मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अगर सांस में दिक्कत आ रही है तो एक बार चिकित्सक की परामर्श लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। एक हमारे भोपाल के दर्शक हैं अमित तिवारी। इनका सवाल है कि उन्होंने कहीं अभी अभी देखा है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही हो तो उल्टे लेट जाना चाहिए, और उल्टे लेट जाकर के हम अगर काफी देर, आधे घंटे उल्टे रहते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेवल 100 तक भी पहुंच जाती है, 98, 99 तो अवश्य पहुंच जाती है। तो आप साइंटिफिक ढंग से, आप इसी विभाग के विशेषज्ञ हैं, इसके बारे में आपका साइंटिफिक तर्क क्या है? क्या ये सही है या व्हाट्सएप खबर है? ये देखिए, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। ये कोविड में कोई नई चीज नहीं निकली है कि उल्टे लेटने से किसी की ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ये कोविड से पहले जितने भी हमें क्या कहते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू आया था, H1N1 आया था, या इसके अलावा कोई निमोनिया हो जाता है जिसमें दोनों लंग बुरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं, उसमें मानी हुई एक चिकित्सा पद्धति के रूप में सामने आया, कई साल पहले आ गया था। ज्यादातर ये आईसीयू के मरीजों में दिया जाता है जो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको उल्टा करके लिटाया जाता है। उनमें ये देखने में आया कि जब उल्टा करके लिटाया जाता है तो जो नीचे के फेफड़े हैं, जहाँ पे ज्यादातर जाके ये मवाद जमा हो जाती है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं, वो जैसे एक स्पंज में पानी भर दे, उस स्पंज को उल्टा कर दे तो पानी पूरे स्पंज में फैल जाता है। इस तरह से ये आइडिया रहता है कि एक जगह पे इकट्ठा हुआ मवाद
पूरे फेफड़े में फैल जाए और थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था बने। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक तर्क था, जो कि इस तरह के मरीजों में वेंटिलेशन पे जो चले गए आईसीयू में, जो वेंटिलेटर पे ऑलरेडी है, उनमें किया गया था। परंतु जब ये कोविड आया तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो ऑक्सीजन है उस पे जो आदमी कॉन्शियस भी है, जब ये पूरे होशोहवास में, वो भी अगर उल्टा होके लेट जाता है, उसको भी लाभ मिलेगा। वो ऐसा देखने में भी आ रहा है। तो ये चीज़ ठीक है, अगर आप उल्टे लेट के आपकी ऑक्सीजन ठीक आ रही है तो आप उल्टा लेट के बहुत ज़्यादा समय आप क्या कहते हैं, अपने आप को लंबा कर सकते हैं, ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, और उल्टा लेट के आपको कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें एक बात नोट करने की, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी है जिनका शरीर, उनको दिक्कत हो सकती है उल्टे लेटने में, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग ठीक हैं, जिनकी सेहत ठीक है, ज़्यादा उजला मोटे वगैरह कर नहीं है, देंगे। वो एक उल्टा लेटने का प्रयास कर सकते हैं कोविड होने के बाद, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है। तो मोटे लोग इसको ना करें। डॉक्टर साहब, हमारे कटनी से एक दर्शक हैं संतोष दुबे जी, वो कह रहे हैं आजकल सभी डॉक्टर्स के द्वारा जनरल सीजनल फीवर होने पर भी कोविड मानकर तुरंत हैवी एंटीबायोटिक्स और सभी 5-7 तरह की दवाइयां लेने की सलाह दी जा रही है। जी, जी, वह देखिए आपके विचार में कितना ठीक है? देखिए, ये करना पड़ेगा आपको। कोई भी अगर आपके पास सिम्पटम्स आता है इस तरह के, तो आपको उसको कोविड आजकल मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप वेट नहीं कर सकते कि आपकी कोविड आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आएगी, वो 2-3 दिन के बाद आएगी, तब जाके आप इलाज शुरू करेंगे, या फिर वो नेगेटिव आ जाते हैं 3 दिन के बाद, फिर आप सीटी स्कैन करवाने भागेंगे, पहले कन्फर्म करेंगे, उसमें आप 1 हफ्ता पूरा निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास सिम्पटम आ रहे हैं तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि ये कोविड हो सकता है। और देखिए, हैवी एंटीबायोटिक कोई नहीं दे रहा, इसमें एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, कि इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें बोला गया था कि इसमें शायद कारगर हो सकती है, वही दी जा रही है। और एक, जैसा मिश्रा जी ने भी आज एक व्हाट्सएप पे दिया है कि सरकार ने भी 5-6 दवाइयों को बनाया है। 5-6 दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर मरीज में दी जा सकती हैं, जैसे ही इसमें शुरुआती लक्षण आते हैं तो उनको लिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके अलावा हैवी एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं है कोई। डॉक्टर साहब, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑफिशियली सर्कुलर जारी किया है, क्योंकि जी सर। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बहुत देर में आ रही है, जी लोगों सर, को जी तब सर। तक काफी इलाज में देरी हो रही है, उसमें भी इन हुँ, 5-6 दवाओं की जरूरत है। जी क्या सर। हमें लगता है कि ये जो सरकारी तौर पे जो सर्कुलर जारी किया गया है, वो आप शास्त्र शुद्ध होगा, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सोच समझ के बनाया होगा? क्या हमारी आपकी भी सलाह यही है कि उनको मान करके दवाइयां शुरू कर देना चाहिए बिना देखिए अस्पताल और डॉक्टर के इलाज की? देखिए, वो मैंने पढ़ा है, आपने जो हम मेरे पास भी फॉरवर्ड मैंने किया था, भेजा वो था मैंने आपको, देखा। मैंने भेजा जी था सर, जी सर। आपको। जी सर, उसके बारे में मैंने थोड़ा देखा वो सर्कुलर। उसका थोड़ा क्लियर करेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। हाँ जी, जो मिश्रा जी ने मेरे को सर्कुलर भेजा था, मैंने देखा है वो सर्कुलर। वो ठीक है, वो शुरू कर सकते हैं। अगर आप प्राथमिक तौर पे भी किसी भी आपके उसमें शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन दवाइयाँ कोई बहुत बड़ा विशेष साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। अगर कुछ होगा तो किसी को लाभ होने के बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसमें, क्योंकि इसके ट्रायल्स पहले हुए थे इन दवाइयों के। वो कई ट्रायल्स में बोला गया था कि कोविड के मरीजों को इससे लाभ होता है। तो अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं है हमें साइड इफ़ेक्ट का, और उससे हम ये सोच सकते हैं कि शायद लाभ ही होगा, तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्कुलर जारी किया, एटलीस्ट ये शुरुआत करने से, बीमारी की शुरुआत में ही इसको देने से हो सकता है कि हम उसकी गंभीरता को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, इस क्या कहते हैं, इस सर्कुलर को पढ़ा जाना चाहिए। और कोई भी ज़रूरतमंद आदमी है, अगर किसी के पास डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, उससे परामर्श नहीं कर सकता, इसको लेके भी अपना इलाज शुरू कर सकता है। और आई थिंक ये अच्छी बात करी है सरकार ने, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक का कहना है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव मरीज के रूप में मैं जुलाई महीने में हो गया था लास्ट ईयर। अभी जी। फिर से फेफड़ों में इन्फेक्शन बन रहा है, मन में चिंता हो रही है। कोई टेस्ट रिपोर्ट खराब तो नहीं आई है? ये देवकी नंदन साहू टीचर हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनका सवाल है। देखिए देवकीनंदन जी, पहले कभी जून जुलाई में आपको अगर कोरोना हुआ, तो इस बार कोरोना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इस बार अगर आपको कोरोना होगा तो वो शायद माइल्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा तीव्र या उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा ना हो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपको लगता है कि आपको ये हो गया तो आप टेस्ट करवा लीजिए और अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको दूसरी बार भी हो जाए, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार जब होगा तो माइल्ड सिम्पटम्स के साथ ही होगा। डॉक्टर साहब, एक हमारी पल्लवी तिवारी भोपाल से पूछ रही हैं कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव हैं। मेरी 4 साल की बेटी है, वो अभी ठीक है। ऐसे में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या बच्चों को कहीं छोड़ना चाहिए या साथ में रहेंगे अब जो होगा, क्योंकि बच्चे अकेले रह नहीं सकते 3-4 साल के। तो पल्लवी जी सर। तिवारी भोपाल से पूछ रही है। पल्लवी जी, बच्चों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर आप दोनों अफेक्ट हो चुके हैं तो बच्चे तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और अगर कोई सिम्टम बच्चों में आता भी है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो बच्चे बहुत जल्दी से उसको कोप करते हैं, बहुत जल्दी से उसको फाइट करते हैं इस बीमारी को। तो बच्चों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों को कहीं और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। अगर आपने बच्चों को कहीं और छोड़ दिया, आप कहीं और हैं और आप कोरोना से ग्रसित हैं, तो आप बच्चे की चिंता में ही रहेंगे ज़्यादा टाइम। तो बच्चे को अपने साथ रखिए, वो ऑलरेडी एक्सपोज़ हो चुके हैं बच्चे, तो अगर उनको कोई सिम्पटम नहीं आया, तो आगे भी नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, हमारे सतना के एक दर्शक श्यामलाल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्या हम अपने कुछ तरीके से अपने घर पे भी ऑक्सीजन स्टोर कर सकते हैं क्या? लोगों ने वैसे समझ देखिए लिया जैसे आलू और प्याज एक समय कम हुई थी तो नहीं, लोगों ने खरीद के रखना शुरू कर दिया था। श्यामलाल देखिए गुप्ता जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, उनका सवाल है। गुप्ता जी, देखिए आपका जो उद्देश्य, जो कंसर्न है वो बिल्कुल जायज़ है कि कमी हो गई है तो घर पे रहनी चाहिए। परंतु जैसा मिश्रा जी ने बताया है, कोई आलू प्याज नहीं है कि कमी हो गई है तो इसको रखा जाए। होर्डिंग तो आप ऑक्सीजन की बिल्कुल नहीं कर सकते। सरकार का भी आदेश है कि कोई भी अपने घर पे होर्डिंग नहीं कर सकता है किसी ऑक्सीजन की। और दूसरी बात है, ऑक्सीजन कोई ऐसी नहीं है कि घर पे रख लिया और घर पे बिल्कुल भी नहीं लिया। किसी को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको तुरंत अस्पताल में संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर पे खुद से कभी भी ऑक्सीजन नहीं ली जानी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो अगर नहीं समझ में आता कि ऑक्सीजन से कैसे मैनेज करना है, तो ये इससे आग भी लग सकती है। तो ये नहीं कि आप घर में स्टोर कर लिए और बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक हैं धीरेन्द्र गुप्ता, जी हमारे सर। छतरपुर जिले में नौगांव जो मेरा होम टाउन है वहाँ के कार्यकर्ता हैं। वहाँ एक टीबी का बड़ा हॉस्पिटल है और ओके। टीबी के मरीज के लक्षण और कोविड के मरीजों के लक्षण दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम एक से होते हैं। देखिए, हाँ, बिल्कुल ठीक पहुँचे। कुछ ही सिम्पटम्स एक जैसे होते हैं, सारे नहीं होते। जो कोविड में है, जो हमने देखा है कि इसमें बलगम नहीं आता ज़्यादा और इसमें बुखार लंबे समय के लिए नहीं होता, तुरंत शुरू होगा। टीबी बहुत लंबे समय से चली आ रही होगी, किसी को बुखार अगर 1 महीने से चल रहा है तब हम सोचेंगे कि टीबी हो सकता है। कोविड में आपको पता है कि 5 दिन पहले क्या कहते हैं बुखार आना शुरू हुआ है। कोई भी चीज़ अगर 5 या 10 दिन पहले ही शुरू हुई, वो टीबी नहीं हो सकती। ठीक है? दूसरी बात है जी। कि टीबी में क्या कहते हैं और भी लक्षण आते हैं, जैसे खाँसी के साथ बलगम आएगा। कोविड में ऐसा नहीं है, कोविड में सूखी खाँसी होगी और कोविड में जुकाम ज़्यादा लगता है, टीबी में जुकाम नहीं लगता। कोविड में नाक से पानी आता है, गला खराब होता है, टीबी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो टीबी और कोविड दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये विराज तिवारी उज्जैन से पूछ रहे हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से, कि जी। मेरी भी तबीयत खराब है और बुखार नहीं जा रहा है। लगातार 6 घंटे बाद बुखार बार बार रिपीट कर रहा है। काफी दवाइयाँ खा ली हैं, अब हम क्या करें? देखिए, आप डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के बताना तो पूरी तरह से संभव नहीं होगा कि आप कितने दिन हो गए हैं, क्या स्टेटस है, आपकी जी डॉक्टर रिपोर्टें साहब। कैसी हैं, वो देख के उसके बाद ही एक उसमें सलाह दी जा सकती है। तो आप निकटतम जो भी चिकित्सक है उससे परामर्श कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम हो चुका है कि कोरोना हमारे अनंत सोनी जी सतना में एक यूनिवर्सिटी के संचालक हैं, उनका भी सवाल है। शायद सवाल आ नहीं पा रहा है, वो टाइप करके भेज रहे हैं। लगातार जी। हमारे साथ क्वेश्चन बॉक्स में डॉक्टर साहब, लगातार आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और जी मैं सर, भी, जी सर। काफी लंबी चर्चा हो रही है। आपका भी शायद समय हो रहा है, मैंने ज्यादा समय ले लिया।
लेकिन थोड़ी नहीं नहीं सर, विलंब कोई से बात नहीं चर्चा। सर। हमारे पंडित नारायण दास नायक जी पूछ रहे हैं कि उनकी बहन और बहनोई दिल्ली में दोनों बेटे के पास हैं, उनको कुछ हेल्पलाइन की जरूरत है। कुछ नंबर अगर हमें कार्यक्रम के बाद लिख के दे सकें तो हम अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर सकेंगे। कुछ आपका इस बारे में सुझाव। देखिए मैं मेदांता हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारे मेदांता की हेल्पलाइन है, मैं आपको वो दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं पर्सनल तौर पे, मिश्रा जी के पास नंबर है मेरा। तो जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने हमारे रीवा से अरविंद तिवारी पूछते हैं कि हम दोनों पति पत्नी और बच्चे दिल्ली से गांव भाग गए हैं, इस डर से कि यहाँ सुविधाएं वगैरह मिलेगी नहीं मिले। अब गांव जाने के बाद लगता है कहीं दिक्कत हुई तो फिर से तकलीफ में ना आ जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी माहौल अच्छा है, लेकिन जी बाहर से जो लोग जा रहे हैं उनके कारण तकलीफें बढ़ रही हैं। वहां पे हम देखिए ये ऐसा तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ये सोच के गए कि वहां कुछ नहीं होगा तो आप यही सोचते रहिए। डरते रहेंगे तो दिल्ली में भी डरेंगे, वहां पे भी डरना है तो फिर फायदा क्या। तो अब आप गांव चलेंगे तो गांव की हवा खाइए और स्वस्थ रहिए वहां से। अब बस मास्क का जरूर प्रयोग कीजिए, किसी से भी मिलते तो मास्क लगा के मिलिए। या मेरे ख्याल है तो अगर ना भी मिले तो अच्छा रहेगा, बट अगर किसी से मिलना भी पड़ता है तो मास्क मत हटाइए। गांव में चलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं लगाना, वहां पे सामाजिक दूरी नहीं बनानी। तो जो एक नियम है कोविड से बचने की, उनका तो पालन करना पड़ेगा, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं। तो आप उनका पालन कीजिए, आप बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक मनोज सिंह पूछ रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण नमस्कार। जानकारियां मिल रही हैं आपके माध्यम से, और ऐसी परिचर्चाएं मेदांता में पिछली बार आपके हेड हैं जो डॉक्टर त्रेहान जी उनने शुरू की थी। इस वर्ष की जी सर। चर्चा डॉक्टर संदीप मित्तल से शुरू हुई है। क्या ये सिलसिला और आगे चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा जी। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबकी सेवा में। हम इनके साथ जुड़ के आपसे, और कभी भी आपसे कोई बात करनी हो, कभी परामर्श लेना हो, हम सब यहीं पे हैं और ये सब सिलसिला चलता रहेगा ये। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि पतंजलि का कोरोनिल कितना कारगर है? देखिए मुझे नहीं पता सीरियसली इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये हर आदमी अपनी अपनी चीज को बहुत अच्छा बताता है, तो बाबा रामदेव जी का भी यही है। लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ बेनिफिट मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मना हम नहीं करेंगे। परंतु इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आपने लेना है, आपके मन में आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, कोई हम रोकेंगे नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अधिकांश लोगों के जो हमारे पास लगभग अभी तक 419 प्रश्न आए हैं अभी तक, और इन ओ 419 प्रश्नों में से हमने क्लब करके आपको अलग अलग नामों से पूछे। हर एक का सवाल है ये, गले में खराश है, डर होता है, चिंता होती है, सीधे अस्पताल जाएं। अस्पताल में भी लाइन लगाना पड़ती है, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है शायद। और एक जी सर, भ्रांति जी है, सर। एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सागर से श्याम तिवारी कि वो 3-4 दिन पहले चुनाव की ड्यूटी में थे, वहां भीड़ भाड़ में रहे, तब कुछ नहीं हुआ, घर आने के बाद में अभी उनको जो है काफी तेज बुखार है और गले में खराश है। शायद भीड़ भाड़ से बचे हैं तो सबने कहा है, लेकिन ये क्या हवा में भी फैल रहा है, ऐसा लोगों को कहना है, या टीवी वाले दिखा रहे हैं? नहीं देखिए, हवा में फैल तो रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस बार थोड़ा म्यूटेंट स्ट्रेन आया है, तो उसकी जो इन्फेक्टिविटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले कम लोगों को इन्फेक्ट हो कर पाता था एक आदमी, अब ज़्यादा लोगों को कर पा रहा है। हेलो। और अभी लेटेस्ट जो रिसर्च आई है उसमें ये भी बताया गया है कि शायद ये हवा के जरिए भी फैल सकता है। हेलो। तो देखिए बचाव ही उपाय है, आप बचिए, मास्क लगा के मिलिए। आप अपना मास्क नीचे कर देंगे तो आप मान के चलिए कि आपको होना ही निश्चित है, आप भीड़ भाड़ में। तो आप क्या कहते हैं, आप जो नियम बने हैं ना, सामाजिक दूरी और मास्क लगाना, हाथ धोना बार बार, सैनिटाइजर का उपयोग करना, आप इनसे किनारा नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी को पहले वाली जिंदगी की तरह, नॉर्मल की तरह नहीं जी सकते। आपको मानना पड़ेगा कि आप कोरोना काल में जी रहे हैं और आप उसके कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक जी जी सर। अनंत सोनी जी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एक यूनिवर्सिटी के संचालक हैं, कुलपति हैं। इनका एक सवाल अभी भी लिख के आया, अल्कोहल
वीपोरस सांस से यदि फेफड़े में जाती है तो क्या वायरस पर कंट्रोल हो सकता है? बड़े रिसर्च की बात कर रहे हैं। कैसे सर? अल्कोहल वेपर्स? हाँ, एल्कोहल वेपर सांस से यदि फेफड़े में जाती है तो क्या वायरस पर कंट्रोल हो सकता है? जी नहीं, अनंत बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अनंत सोनी जी आपके पिछले कैंप में भी आपसे मिले थे जब आप सतना में आए थे, बहुत अच्छे अच्छा अच्छे जी। सुझाव देते रहते हैं। तो इनका एक सोनी जी प्रश्न है। आप, हाँ सोनी जी, आपने सोचा तो है, परंतु देखिए ऐसा नहीं कि अल्कोहल क्या कहते हैं अंदर जाएगा, अंदर सारा मार देगा। अगर सांस के जरिए अगर अल्कोहल को सूंघते हैं तो हमारे अल्कोहल से भी निमोनिया हो जाता है, जिसको हम इनहेलेशनल निमोनिया कहते हैं, केमिकल निमोनिया बोलते हैं। तो अल्कोहल से भी निमोनिया हो सकता है। तो ये कभी भी आप मत करिएगा कि अल्कोहल लेकर उसको सूंघना शुरू कर दें या उसको उबाल के उसकी भाप को लेना शुरू कर दें, ऐसा कभी भी मत करिएगा। आपको अल्कोहल की वजह से निमोनिया हो सकता है। तो देखिए, ये शरीर है, इसमें अगर बाहर से जितने भी आप केमिकल तत्व इसके अंदर डालेंगे तो उन सबका एक दुष्प्रभाव होगा ही होगा। आप एक साइंटिफिक तरीके से उसमें चलिए। अगर अल्कोहल सैनिटाइजर सिर्फ स्किन के लिए बने हैं, स्किन के ऊपर चमड़ी के लिए बने हैं, क्योंकि चमड़ी जो होती है वो कवर करके रखती है हमारे नाजुक उसको, अंगों को। अगर उसके लिए बने हैं तो सिर्फ उसी के लिए बने हैं। आप कभी इनहेलेशन या मुंह में लेके कुल्ला करने की इसमें कोशिश मत करिएगा, इसमें इसके दुष्प्रभाव भी होंगे। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक अमेरिका से भी जुड़े हैं, परेश जी सिन्हा सर, जी। जी सर, बहुत अच्छी बात। तो परेश सिन्हा जी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय के साथी हैं। इनका सवाल जी है कि हमारे अमेरिका वगैरह में वेब के कारण पूरे लोग घरों में बंद हो गए थे जी सर। और अभी भी वहाँ बहुत सारी पाबंदियां हैं। क्या ऐसा लगता है कि भारत में ये वेब कितने समय तक रहेगी? अभी तो जिस ढंग से गति बढ़ रही है तो इसका कुछ अंत समझ में नहीं आ रहा है। जी सर। कुछ ऐसा एक है कि इतने समय बाद ये विषाणु समाप्त हो जाएगा या इसका प्रभाव कम हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा था? जी सर। देखिए सिन्हा जी, आप तो अमेरिका में हैं तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका पहले ही 2-3 वेव से होके निकल चुका है या उसमें जूझ रहा है अभी भी। और रहा भारत की बात, भारत में अभी सेकंड वेव की पीक अभी तक आई नहीं है, तो पीक शायद 1-2 हफ्ते में आएगी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका शायद कोई इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा। इसका जो 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 इसका ग्राफ है उसका प्लेटू आने के बाद, पीक आने के बाद प्लेटू आएगा, फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो अभी तो शायद पीक आने में शायद 1 हफ्ता और है, शायद पीक आए उसके बाद हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रही बात वेव्स की, वेव्स आती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये एक वन टाइम स्टोरी है, कोई एक बार आई, जैसे प्रथम वेव के बाद सेकंड आई, हो सकता है थर्ड वेव भी आए, फोर्थ वेव भी आए। अरे बाप रे, और क्या वी करें ऑल आर डॉक्टर प्रिपेयर्ड। साहब? डॉक्टर साहब, ये तो और घबरा देंगे सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ की बात करके। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे देशों में ऐसा, अमेरिका की बात की तो अमेरिका में ऐसा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा हो। बट हम नहीं चाहते, कोई ये नहीं चाहता कि बार बार आए, परंतु साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो जैसे प्रथम के बाद अगर सेकंड आ गई है तो उसके बाद आ सकती है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे भी सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे योगी जी ने शायद यूपी में लॉकडाउन के लिए घोषणा की। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने तरफ से कुछ कदम उठाए हैं लॉकडाउन के लिए। तो जरूर सरकारें अपनी, जरूर। चाहे वो कुछ भी कहीं पे भी किसी भी की सरकार हो, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। और इसमें क्या कहते हैं, हम आगे, हमने कोरोना को हराया है प्रथम वेव में, तो इस बार भी हराएंगे। और हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी तो अच्छी रहती है, हमने सुना है, अमेरिकन के मुकाबले। धन्यवाद डॉक्टर साहब उनके जवाब के लिए। एक हमारे दर्शक विकास जी हैं नागपुर से, ये पूछ जी। रहे हैं कि व्हेन टू स्टार्ट स्टेरॉइड्स इन दिस कोविड, अर्ली स्टेरॉइड्स, आस्क दिस क्वेश्चन प्लीज। So sir, this is a good question. I don't recommend कि early steroid में शुरू किया जाना चाहिए if symptoms are very mild. अगर उसमें mild symptoms हैं, सिर्फ हल्की सी खांसी है, गला खराब है, थोड़ा सा फीवर आ रहा है, तो आई थिंक उसमें स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीवियर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, बुखार तेज आना शुरू हो जाता है या फिर आपको खांसी तेज आती है, तब स्टेरॉइड शुरू किया जाना चाहिए। अर्ली स्टेरॉइड देने से मुझे नहीं लगता कि विशेष लाभ होगा, बल्कि हम उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन की तरफ धकेल सकते हैं उस मरीज को। तो मेरे ख्याल से जो स्टेरॉइड का जो डिसीजन है वो किसी डॉक्टर से पूछ के ही लिया जाना चाहिए, और अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तभी लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक अजय तिवारी जी पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि वायरल एवं कोरोना में कैसे पता लग सकते हैं, और वायरल और कोरोना का ट्रीटमेंट एक साथ एक जैसे ही है या कुछ नुकसान तो नहीं होगा इससे?
देखिए ये कोई मिसनोमर है, दोनों ही उनका क्या कहते हैं क्वेश्चन में विरोधाभास है, क्योंकि नो नो कोरोना नो नो खुद एक नो वायरस। नो 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 डॉक्टर साहब, क्या है शुरू में वायरल जैसे होता है, सर्दी जुकाम बलगम आना, ये हाँ, वायरल जैसे मैं लक्षण होते हैं, मैं टेस्टिंग वही कुछ वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता जी रहा हूँ सर, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए जी उनका मैं विरोधाभास बताता हूँ क्या है, क्योंकि ये खुद भी एक वायरल इलनेस ही है कोरोना भी, ये भी जी एक वायरल फीवर ही है। इसके बारे में हम इतनी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये वायरस नया है, हमारी बॉडी को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए हमें इस वायरस से ज़्यादा निमोनिया होने के चांसेस हैं। जब दूसरे वायरस आए थे जिनको हम हर सीजन में लेते हैं, हर सीजन में हमारे हो जाते हैं, जिनको कॉमन फ्लू या वायरल इलनेस बोलते हैं, वो जब 100 साल पहले आई होंगी वो भी इसी तरह तेज रही होंगी, कोरोना की तरह ही तेज रही होंगी अपने टाइम में, जब 100 साल पहले आई होंगी। कोरोना भी 100 साल के बाद हो सकता है एक बिल्कुल एक माइल्ड बीमारी की तरफ बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो जाएंगे, सबके अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगी। अ, आपने सही पूछा कि जो नॉर्मल वायरल है, जो एक सीजनल वायरल होता है, उसके सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये सीजनल वायरल है या कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। आपको हर सिम्टम्स को, हर वायरल सिम्टम को आप आजकल के माहौल में कोरोना वायरस ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा वायरस हमें देखने में नहीं आ रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक हमारे प्रवीण गुप्ता जी छतरपुर से पूछ रहे हैं कि हमारे जी नीचे के लेवल पे छोटे छोटे गांव कस्बों में ये बीमारी आ रही है और वहां पे इतने डॉक्टर नहीं है, तो वहां पे जो कोविड सेंटर में भर्ती भी हो जाता है उसकी देखभाल नहीं होती है और ना ही डॉक्टर अंदर की कोई रिपोर्ट बाहर बताते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें, उनको कोई रिलीफ भी नहीं करते हैं या देखिए, आप अपने लोकल अथॉरिटी से बात करिए कि ऐसा हो रहा है, तो देखिए ये तो वहाँ के जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे बात करिए, डॉक्टर से बात करिए कि हमसे बात करें। तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, वहीं पे आपको जो आपके वहाँ के लोकल जो भी आपके डीएम है, वहाँ से इनकी शिकायत कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं कि हमें ऐसी परेशानी आ रही है, वो इसका निदान करने की कोशिश करेंगे। इस मैं एज ए डॉक्टर इसमें कुछ नहीं बता पाऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक हैदराबाद से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, स्वाति वर्मा पूछ रही हैं कि गर्म पानी लगातार पीने से कोई नुकसान है क्या? उन्होंने बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने से उनके पेट में कई प्रकार की तकलीफें हो गई हैं। वायरस मारने के चक्कर में खुद ही अल्सर बना लिया। हाँ नहीं, देखिए बहुत ज्यादा गर्म पानी मत लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ही लीजिए। हर आप ये बोल सकते हैं कि फ्रिज से निकला हुआ चिल्ड पानी नहीं पीना, बट नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी तो जरूर पीजिए। अब गर्म पानी पीते रहेंगे तो इतनी गर्मी में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी गर्म पानी लगातार पीने से ऐसा कुछ होता नहीं कि कुछ हो जाएगा, आपको कोई बीमारी लग जाएगी, ऐसा होता नहीं है कभी भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शकों के आपने जवाब दिए, समय भी बहुत हुआ, आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूंगा कि कोई और, तो मैं आपसे पूछता रहूंगा, हम रात बिरात आपको परेशान भी करते रहते हैं। एक आखिरी जी बात, सर। एक दर्शक ने हमारे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दीपन वर्मा ने, दिल्ली में है और ये जो है श्री आश्रम अरविंद आश्रम के भक्त हैं। इनका कहना है कि 5-10 चीजें जो हर एक घर में होना ही जरूरी है, ऐसी कुछ 5-10 चीजें आप बताइए जिनके कारण एक सामान्य आदमी, गरीब से गरीब आदमी अपना उपचार कर सके। जैसे उन्होंने थर्मामीटर कहा है, ऑक्सीमीटर कहा है, इन 2-4 चीजों के बारे में और एक प्रकाश डाल दें कि घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें की जिनकी जरूरत है। बहुत रेमडेसिविर देखिए वगैरह फ्रिज में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम इन चीजों को रखेंगे तो रात बिरात कभी प्रॉब्लम आती है तो उनको ठीक कर सके। दीपन वर्मा का सवाल है। जी जी, देखिए गरीब से गरीब परिवार के बारे में तो हम बोल नहीं सकते कि उनको ये सब चीजें वो भी कर सकते हैं। देखिए गरीबी का तो कोई पैमाना नहीं है, बट हाँ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मैं बता सकता हूँ कि घर में क्या रख सकता है वो। मध्यम वर्गीय परिवार घर में देखिए थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर ला के रख सकता है। दूसरा है कि अपने पास घर में एक क्रोसिन की टैबलेट हो, जो कि अगर बुखार हो जाए तो आप उस समय पे ले पाए। क्रोसिन होती है, डोलो होती है, ये घर में रहनी चाहिए। दूसरा एक एंटी एलर्जिक टैबलेट आती हैं, जैसे लेवोसिट्रिजिन, मोन्टेरेल सी के नाम से भी आती हैं,
वो आप घर में रख सकते हैं। किसी को अगर खांसी या गला खराब ज़्यादा लग रहा है वो रख सकते हैं। चौथा हमारे जो घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे काढ़ा, जड़ी बूटी का पेय पदार्थ, ये सब बना सकते हैं। शहद रख सकते हैं, हल्दी का जो आप यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा जो क्या कहते हैं हम कर सकते हैं कि फ़ोन ज़रूर होना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो किसी को कॉल कर सकें। तो जी, आपके पास बहुत बड़ी नंबर बात की ज़रूर है होना आपने। चाहिए कि हाँ, आपके पास सहायता के लिए नंबर ज़रूर होना चाहिए जो कि घर में हमेशा रहना चाहिए। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो आप किसी ऐसे आदमी को कॉल कर सकें जो आपकी मदद कर पाए, या सरकार के नंबर, सरकारी एजेंसियों के नंबर आपके पास होने ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने जी। इस हमारी चर्चा में 2 घंटे का समय लगाया। मैं देख रहा हूँ लगभग इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जब ये बैठक हो जाती तो इसका पूरा डाटा आता है, मैं आपको बताऊंगा। बड़े लोगों के आपने छोटे-छोटे से लेकर के बड़े महत्वपूर्ण उत्तर दिए। आप जी हमेशा सर। ऐसे ही न्यास के साथ बने रहें, आपका प्रेम बना रहे और जी हम सर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे लोग जो कोरोना को रोकने के लिए दिन रात अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं उनको और भी ताकत जी। दे। हमारे देश से कोरोना समाप्त हो। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास भी इस काम में निरंतर अनेक डॉक्टरों को हमारे संपर्क से जो भी हैं उनको अपने क्षेत्र के लोगों हेलो।